हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर कपिल धवन। तो आज मैं आपसे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा पीएचडी के रिगार्डिंग, क्योंकि आपने इतने कमेंट कर दिए, आपने इतने कॉल मैसेज कर दिए, इंस्टाग्राम पर डीएम किया कि सर मुझे पीएचडी के बारे में बताओ सर। अपना ज़्यादा नहीं तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दो एक बार, और पीएचडी कैसे कर सकते हैं, कौन कर सकता है, पीएचडी कितने साल की होती है और किस टॉपिक पर करें, सुपरवाइजर मतलब किस तरीके से हम देखें कि हम किन के अंडर में पीएचडी करें। तो ये सारी बातें जो हैं, और आपके तो कुछ क्वेश्चन तो सबसे ज़्यादा क्वेरी तो इस पर आई थी कि सर प्राइवेट यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी किस में से करें, कहाँ से फेलोशिप मिलेगी, जेआरएफ जो होती है वो कौन सी यूनिवर्सिटी से मिलेगी, कौन सी यूनिवर्सिटी से नहीं मिलेगी। तो देखो, इन सभी के सवालों के जवाब देते हुए फिर मैं अपने एक्सपीरियंस से शेयर करूंगा कि मेरी जो पीएचडी हुई है वो 5 साल में हुई है। ठीक है, वो जनवरी 2019 से लेकर जनवरी 2024 तक चली है। जनवरी 2024 में मुझे फाइनल मेरा वाइवा हुआ था, पीएचडी वाइवा, और फरवरी 2024 में मुझे फाइनल डिग्री मिल गई थी। ठीक है, तो मैं अपना पूरा 5 साल का जो सफ़र है, ये जो लिखा हुआ है स्क्रीन पर कि 5 साल का सफ़र मेरा कैसा रहा था, ठीक है, इसमें मैंने क्या क्या किया, कौन कौन से स्टेप थे, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर शेयर करूँगा आपसे, आपको मैं बताऊँगा ओरली। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ ये क्लियर कर दूँ कि कौन कौन पीएचडी कर सकता है। पहली बात तो ये देखो, और कौन सी यूनिवर्सिटी से कर सकता है, कहाँ से फ़ायदा होगा, कहाँ से फ़ायदा नहीं होगा, वो सारी बातें एक बार मैं यहाँ पर पहले डिस्कस कर लेता हूँ। तो देखना, सबसे पहली बात तो ये है कि पीएचडी जो है, इसका नाम है फिलोसफी इन डॉक्टरेट। पीएचडी की उपाधि है जिससे आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है, डीआर। ठीक है, तो आप मिस्टर से क्या बन जाते हो, डॉक्टर। ये जो लिखा हुआ है ना यहाँ पर, ये मिस्टर टू डॉक्टर, ये इससे ही बनते हो पीएचडी की। ठीक है, ये जो पीएचडी है इससे क्या बनते हो आप, मिस्टर टू डॉक्टर। ठीक है, और गर्ल्स हैं तो क्या बन जाएंगी, मिस से डॉक्टर बन जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। दूसरी बात, कौन पीएचडी कर सकता है, तो देखो, कुछों के दिमाग में भ्रांति होती है कि जिनके पास नेट है वो पीएचडी कर सकते हैं। कुछ के दिमाग में ये है किसी के पास जेआरएफ है तो वो पीएचडी कर सकता है। तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जिस भी कैंडिडेट ने पीजी की हुई है, जिस भी कैंडिडेट ने पीजी की हुई है, पीजी मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है, स्नातकोत्तर किया हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है, वो पीएचडी के लिए एलिजिबल होता है। दूसरी बात, हर एक यूनिवर्सिटी क्या करती है, जनरली ये होता है कि जैसे एलिजिबिलिटी तो पीजी है केवल, लेकिन क्या होता है कि कोई यूनिवर्सिटी अगर पीजी के लिए कैंडिडेट को बुला रही है तो वो जनरली क्या करती है, नेट वालों को या जेआरएफ वालों को प्रेफरेंस देती है। तो प्रेफरेंस अलग चीज़ है, एलिजिबिलिटी अलग चीज़ है। एलिजिबिलिटी तो केवल क्या है, केवल पीजी होनी चाहिए। ठीक है, नेट अगर किसी के पास है तो उसको प्रेफरेंस ज़्यादा अच्छे से मिल जाएगी, और वहाँ के जो सुपरवाइजर होंगे या जो इंटरव्यू ले रहे हैं वो आपको क्या करेंगे, मतलब आपको प्रेफर करेंगे एज कम्पेयर टू नॉन नेट या नॉन जेआरएफ कैंडिडेट। तो आपको पहले लेंगे वो जिनके पास पीएचडी है, जिनके पास जेआरएफ है, या फिर क्या है जिनके पास में नेट क्वालिफाइड है, उनको पहले लेंगे वो। क्लियर है, तो ये है पीएचडी का। दूसरी बात, आप पीएचडी दो जगह से कर सकते हो, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी। तो दोनों में क्या अंतर है, देखो अंतर कुछ नहीं है, दोनों में केवल पैसे का अंतर है मेनली। तो एक तो ठीक है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से आपकी फीस कम लगेगी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी से आपकी फीस ज़्यादा लगेगी। दूसरा ये है, फेलोशिप का दोनों में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला। जो जेआरएफ आपको मिलती है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, उसमें किसी बिल्कुल भी थोड़ा सा भी अमाउंट का या कुछ भी आपको इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला। जो अमाउंट यूजीसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी वाले जो जेआरएफ कैंडिडेट उनको देता है, वही जो अमाउंट है वो भी सेम मिलेगा आपको भी, चाहे वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से करो चाहे आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करो। ठीक है, आपको जेआरएफ का जो अमाउंट है वो सेम मिलने वाला है, डिक्टो मिलने वाला है, उसमें बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्लियर है, बस गवर्नमेंट का ये है कि टैग अच्छा हो जाता है कि आपने एक अच्छी जगह से, एक रेपुटेटेड यूनिवर्सिटी से आपने पीएचडी की हुई है। ठीक है, तो बस इतना सा फर्क पड़ता है। दूसरा ये है कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं वो प्रॉपर होते हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी के ही प्रॉपर होते हैं, लेकिन कुछ एक चीज़ में वो आपके साथ, मतलब वो स्टूडेंट के फेवर में काम करते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी वाले। ठीक है, तो वो अलग अलग लेवल होता है सब यूनिवर्सिटीज़ का। ठीक है, तो इस तरीके से आप गवर्नमेंट को भी ज्वाइन कर सकते हो, प्राइवेट को भी ज्वाइन कर सकते हो। वो आपकी सहूलियत है कि आप किस बेसिस पे, आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उसके अकॉर्डिंग आप ज्वाइन करो। बहुत बार क्या होता है कि कुछ कैंडिडेट हैं जो पर्टिकुलर किसी यूनिवर्सिटी से पीएचडी करना चाहते हैं, ठीक है, और उनकी जेआरएफ है, लेकिन वहाँ पर कई बार उसके पीएचडी एंट्रेंस के फॉर्म नहीं निकल पाते, मतलब वो डिले हो जाते हैं 1 साल 2 साल 3 साल। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि उनकी जेआरएफ एक्सपायर हो रही होती है, तो उस केस में प्राइवेट यूनिवर्सिटी या दूसरी यूनिवर्सिटी को ज्वाइन कर लेते हैं कई बार। तो ये भी होता है कई बार कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करने का कारण ये होता है कि भाई गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है वो फॉर्म नहीं निकाल रही, मतलब जो एंट्रेंस के एग्जाम होते हैं वो एग्जाम नहीं ले रही यूनिवर्सिटी, तो ये भी होता है वो। ठीक है, ये मैंने आपको बता दी कि प्राइवेट का बता दिया, गवर्नमेंट का बता दिया, कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता। जिसके पास पीजी नहीं है वो पीएचडी नहीं कर सकता। लेकिन अभी एक वो निकाला है कि अभी जो नेट का एग्जाम हुआ था अभी रिसेंट में ही, ठीक है, उसमें जरूर ये हुआ था कि जिनके पास जिन्होंने बीएससी वाला जो 4 ईयर कोर्स है, 4 ईयर वाला, वो जरूर पीएचडी कर सकते हैं। बाकी जिनके पास डिग्री पहले की है, ठीक है,
जो एपी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी, जिनके पास डिग्री पहले वाली है, जिनके पास मतलब 3 साल की ग्रेजुएशन और 2 साल की पीजी, तो वहाँ पर तो पीजी कम से कम मिनिमम एलिजिबिलिटी तो है ही है, इतनी क्वालिफिकेशन तो होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ मेरा खुद का पीएचडी की जो जर्नी थी वो किस तरीके से रही थी, 5 साल का सफ़र मेरा कैसा रहा, इस पर मैं बात करता हूँ। देखो, सबसे पहले जनवरी 2019 में यूनिवर्सिटी जो है जेएनयू, ठीक है, इसने क्या किया था, एग्जाम निकाले थे, मतलब एग्जाम फॉर्म निकाले थे इन्होंने, ठीक है, मेल आ जाता है बाकायदा, या आप उस यूनिवर्सिटी में जाके आप कांटेक्ट भी कर सकते हो, फ़ोन नंबर इनके होते हैं वेबसाइट पर, वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हो। मैंने वेबसाइट से कांटेक्ट किया था इनकी से, ठीक है। उसके बाद मैं गया भी था यूनिवर्सिटी में, जाके आया था, यूनिवर्सिटी में बात करी तो उन्होंने कहा था कि जनवरी में इनके फॉर्म निकलेंगे, आप फॉर्म भर देना, एग्जाम फॉर्म, ठीक है। फॉर्म वैसे यूनिवर्सिटी का फॉर्म तो ये उसी टाइम पे फिलअप करवा लेते हैं और आपको खुद ही कांटेक्ट कर लेंगे। प्राइवेट यूनिवर्सिटी का बस ये फायदा है कि आपसे वो खुद कांटेक्ट कर लेंगे। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी जो है उसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा, उनकी वेबसाइट पर आपको प्रॉपर विजिट करना पड़ेगा कि कब उनके फॉर्म निकल रहे हैं, कब क्या हो रहा है। गवर्नमेंट जो प्राइवेट वाले हैं ये आपसे क्या करेंगे, पहले ही फॉर्म फीस ले लेंगे और आपसे फॉर्म भरवा लेंगे, आपसे कॉन्टैक्ट नंबर ले लेंगे, मेल आईडी ले लेंगे और आपको प्रॉपर टाइम टू टाइम आपको मेल करते रहेंगे, प्रॉपर टाइम टू टाइम आपको कॉल करते रहेंगे, जिससे कि आपका एग्जाम वगैरह ना छूटे या किसी भी तरीके कोई आपको पैनिक ना होना पड़े, ना कोई प्रॉब्लम आए, ना कोई इशू आए। क्लियर है? ये होता है प्राइवेट यूनिवर्सिटी के थोड़े फायदे। और मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा यहाँ पर, जैसे ही उन्होंने मेरे को कांटेक्ट करा कि आपके जनवरी में आपके एग्जाम होंगे, तो एग्जाम और इंटरव्यू, सुनना, एग्जाम और इंटरव्यू यहाँ पर नियर बाई होते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत लेट हो, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, मेरा 19 तारीख को एग्जाम लगा था, मेरा जो एग्जाम लगा था, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है एग्जाम एंड इंटरव्यू। एग्जाम मेरा 19 जनवरी 2019 को हुआ था, क्योंकि 2019 में मैंने ज्वाइन किया था। उसके बाद 20 तारीख को इन्होंने रिजल्ट निकाल दिया, नेक्स्ट डे, एक दिन में इन्होंने रिजल्ट निकाल दिया। और 20 तारीख को ही मेरा क्या हो गया, जिस दिन रिजल्ट निकलता है, ठीक है, उसी दिन यहाँ का इनका इंटरव्यू कॉल आ जाता है। इनका इंटरव्यू कॉल आया था 21 तारीख को, तो भैया 21 तारीख को मैंने इंटरव्यू दिया, वहाँ फाइनल होता है और हैंड टू हैंड इसका रिजल्ट आ जाता है। रिजल्ट आने के बाद ही वहाँ पर आप फीस जमा कराओ, ठीक है। मिनिमम वो बता देते हैं कि 50% फीस जमा करानी है, मेरे टाइम पर 25% थी, वो जमा कराओ, उसके 2 महीने बाद आपको कंप्लीट फीस जमा करानी पड़ेगी। ऐसे हर यूनिवर्सिटी के अलग अलग क्राइटेरिया होता है कि आपको कैसे कैसे फीस जमा करानी है। सबसे पहले क्या होता है, कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है उसके फॉर्म निकलते, फॉर्म अगर नहीं भी निकले तो आप जाओ वहाँ पर और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर लो। गवर्नमेंट से करनी है तो उसके प्रॉपर बाकायदा फॉर्म निकलेंगे, फॉर्म निकलने के बाद ही आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आप खुद पहले जाकर उनको बोल दो कि जब भी फॉर्म निकले आप हमें कांटेक्ट कर लेना, ठीक है। तो इस तरीके से प्राइवेट यूनिवर्सिटी में थोड़ा सा फायदा हो जाता है, ये इन चीज़ों की सहूलियत मिल जाती है आपको, ठीक है। तो मेरा ये हो गया, एग्जाम हो गया था, उसके बाद उस एग्जाम का रिजल्ट आया था। रिजल्ट के बाद एग्जाम में क्या करते हैं, एग्जाम में पूछता क्या है जनरली प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में, आपसे वो भरवाते हैं रिसर्च का प्रपोजल, कि आपका रिसर्च का क्या मतलब हैंड है और आप क्या करना चाहते हो, आपका एम क्या है, ठीक है। उसका पूरा जो प्रपोजल होगा वो कम से कम आपको प्रिपेयर करके ले जाना पड़ेगा 5-7 पन्नों में, ठीक है। तो वो आपके दिमाग में रहना चाहिए। हमसे तो वहीं पर था, वहीं भरवाया था, तो हमने वहाँ पर लिख दिया था प्रॉपर, क्योंकि हमने एमएससी करी थी, राजस्थान केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से करी थी, तो हमारा एमएससी का जो प्रोजेक्ट था उसी को मैंने एक्सटेंडेड फॉर्म में बता दिया वहाँ पर कि मैं इस तरीके से आगे वर्क करना चाहता हूँ और ऑर्गेनिक सिंथेसिस पे मेरा वर्क करने का प्लान है। इस तरीके से मैंने उनको बताया था और कुछ कंपाउंड के नाम भी लिखे थे मैंने, ठीक है। ये था, तो एग्जाम हुआ, एग्जाम के बाद उसका रिजल्ट आया, उसी सेम मतलब नेक्स्ट डे रिजल्ट आया था, उसके नेक्स्ट डे मेरा इंटरव्यू हो गया था और उस इंटरव्यू के दिन ही मेरा रिजल्ट आ गया और वहीं पर हमारी फीस जमा भी हो गई थी, क्योंकि उन्होंने पहले बताया था कि यहाँ पर काम फास्ट होता है, ठीक है। जिस दिन हमारे एग्जाम फॉर्म निकलते हैं उसके 2-3 दिन के अंदर तो आपको ज्वाइन भी करा देते हैं प्रॉपरली वो, ठीक है। ये हो गया था। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमारा कोर्स वर्क हुआ था सितंबर में। देखो, हर एक यूनिवर्सिटी के अपने अपने नियम होते हैं। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी जो होती है वहाँ पर क्या होता है, एग्जाम होता है कोर्स वर्क का, उसके बाद क्या होता है, वो पीपीटी के माध्यम से आपसे सिनॉप्सिस वगैरह बनवाते हैं, इस तरीके से होता है कोर्स वर्क का काम, ठीक है। और कोर्स वर्क के एग्जाम भी होते हैं, तो कोर्स वर्क की पूरी पूरी प्रिपरेशन होती है, 6 मंथ का कोर्स वर्क होता है, ठीक है। और यही कोर्स वर्क होता है कि अगर आप उस यूनिवर्सिटी को बाद में कभी बाई चांस किसी रीजन की वजह से छोड़ना भी चाहते हो तो आपका वो कोर्स वर्क कहीं और काम आ जाता है। लेकिन अगर आपने कोर्स वर्क नहीं किया हुआ, ठीक है, और आपका 5 महीने आपने वहाँ पीएचडी के दे दिए और आपने कोर्स वर्क पूरा कंप्लीट नहीं किया और आप किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, तो उस केस में फिर वो कोर्स वर्क मान्य नहीं होता, ठीक है। मतलब वो 5 महीने आपके काउंट नहीं होंगे, आपको डे 1 से ही वापस से करना पड़ेगा पूरा ज्वाइन। लेकिन अगर आपने कोर्स वर्क पूरा कर लिया तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में आप स्विच कर सकते हो, इजीली कर सकते हो, आपको कोई समस्या नहीं होगी यहाँ पर, ठीक है। तो लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटी में क्या होता है, वहाँ पर एग्जाम भी होता है और साथ में क्या होता है, आपको प्रेजेंटेशन भी देना होता है। तो हमने भी दिया था प्रेजेंटेशन, हमारे एग्जाम भी हुए थे उस टाइम पर कोर्स वर्क के, और कोर्स वर्क हमारे ये 2 बार हुआ था, ठीक है। उसको बोलते हैं वहाँ पर प्री पीएचडी कोर्स वर्कशॉप हमारे, ठीक है। तो जो जेएनयू थी उसमें तो कोर्स वर्क हमारे हो गए थे सितंबर में, तो लगभग आप लगा लो आप सितंबर मतलब 8 से 9 महीने हमें लगे थे, ठीक है, कोर्स वर्क कंप्लीट होने में। ये हमारा हो गया था। उसके बाद अब इस वक्त मेरी जेआरएफ चल रही है। अब मैं आपको थोड़ा जेआरएफ का बता देता हूँ। यहाँ पर जिस दिन आप यहाँ पर आपका इंटरव्यू होगा और आप फीस जमा कराओगे, ठीक है, उसी दिन से आप वहाँ पर एक फॉर्म भरोगे,
ठीक है, आपका कंप्लीट फॉर्म होगा जो यूजीसी की वेबसाइट पर होता है, उसमें आप कंप्लीट डिटेल भरना, उसके साथ आप सारे डॉक्यूमेंट्स लगा देना, डॉक्यूमेंट्स लगाने के बाद वहाँ पर अकाउंट डिटेल बता देना, और वो अकाउंट सेक्शन में जाएगी। आप जैसे ही वेरीफाई होते हो आपकी पूरी डिटेल वहाँ पर फिलअप होती है, उसके बाद आपका, हाँ जी, CSIR की वेबसाइट जो है या यूजीसी की वेबसाइट है, वहाँ पर आपका अकाउंट बनता है। अकाउंट ओपन होने के बाद, ठीक है, क्योंकि वो अकाउंट जो बनता है वो आपका किससे बनता है, आपका जो JRF का सर्टिफिकेट होगा उस सर्टिफिकेट के ऊपर नंबर होता है, JRF नंबर, उसके बेसिस पर होता है वो काम, ठीक है, वो वहाँ पर मेंशन होता है और आपका एक प्रॉपर अकाउंट बन जाएगा खुद का आपका, ठीक है, उसमें सारी डिटेल मेंशन होगी। और हर एक जो जैसे यूजीसी की JRF होती है वो जनरली एक पर्टिकुलर बैंक फिक्स कर रखे हैं, वो आती है कैनरा बैंक में, और CSIR की जो फेलोशिप होती है JRF स्कॉलरशिप वो आती है किसमें, ICICI बैंक में। तो उन्होंने बैंक भी फिक्स कर रखे हैं कि आपको इसी बैंक में अकाउंट खुलाना है। तो जब आप ये अप्लाई करते हो इंटरव्यू के बाद, ठीक है, अपना फॉर्म फिलअप करते हो यूजीसी की जो वेबसाइट पर दिया हुआ है, वो फॉर्म जैसे ही फिलअप करोगे आप, तो उसमें बता देंगे आपको कि कौन कौन सी ये इसके नोटिफिकेशन में सारी चीज़ें होती हैं वहाँ पर कि आपको कौन से बैंक में अकाउंट खुलाना है और किस किस तरीके से भरना है। तो आपने अकाउंट खुलाया, सारी चीज़ें लगा दी, अपने अपने आधार कार्ड वगैरह लगा दिए, ठीक है, उसके अलावा आपने जो मार्कशीट वगैरह होती है जितने में डॉक्यूमेंट का सेट होगा उसमें बिल्कुल लिखा हुआ होगा, उसी सीक्वेंस में लगा के आपने अकाउंट सेक्शन में जमा कराना है। ये कर दिया आपने। अब आपको क्या होगा, आपका कोर्स वर्क चलेगा, कोर्स वर्क कंप्लीट हो गया, उसके बाद हाँ जी, जैसे 2 साल तक आप काम करोगे प्रॉपर, आपके जो सुपरवाइजर है वो आपको प्रॉपर बताते रहेंगे किस किस तरीके से काम करना है, ठीक है, तो उसमें कोई इशू नहीं रहेगा, आपका काम चल रहा है प्रॉपरली। और हर 6 महीने में यूजीसी को रिपोर्ट भेजनी पड़ती है कि आपने क्या क्या काम किया, ये भी होता है इसमें। यूजीसी को हर 6 महीने में क्या होता है, एक रिपोर्ट भेजनी पड़ती है कि आपने क्या क्या काम किया, ठीक है, वो एक परफॉर्मा होता है, उसको भर के आप दे दो कि आपने क्या काम किया, बस वो इस तरीके से बहुत ईजी होता है वो। उसके बाद जैसे ही 2 साल होते हैं, क्योंकि देखो जो स्कॉलरशिप है वो आपको JRF वो 5 साल तक मिलती है, 2 साल तक तो मिलती है JRF ही, केवल 2 साल तक आपको मिलेगी JRF। 2 साल के बाद ये होती है एक्सटेंड, मतलब इसको आप कन्वर्ट करा सकते हो SRF में। JRF का मतलब होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप, SRF का मतलब होता है सीनियर रिसर्च फेलोशिप, ठीक है। तो 2 साल के बाद आप क्या कर सकते हो, उसको SRF में कन्वर्ट करा सकते हो, ठीक है। इसके लिए प्रॉपर एक कमेटी बैठती है जिसमें एक बाहर के भी एक्सटर्नल होते हैं, साथ में आपका HOD होता है, ठीक है, आपकी गाइड तो होती है, साथ में आपकी स्टाफ के एक दो मेंबर भी हो सकते हैं, स्टाफ मतलब वहाँ के जो डिपार्टमेंट के ही हैं वो भी होते हैं, ठीक है। इस तरीके से कमेटी बैठती है, आपका प्रॉपर एक इंटरव्यू टाइप में होता है, ठीक है, आप PPT बनाते हो, उसको प्रेजेंट करते हो, उसके बाद ही ये JRF टू SRF में कन्वर्ट हो गई आपकी है, ठीक है। आपका पूरा काम देख कर ये उसको कन्वर्ट करेंगे JRF टू SRF, क्लियर है, इस तरीके से। उसके बाद आप प्रॉपर काम करते हो, आपका पूरा चलता रहता है, 2 से 3 साल हुए, 3 से 4 साल हुए, जो भी आपका काम है वो काम पूरा चलता रहेगा अपने अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अपने अपने कंटेंट के अकॉर्डिंग, जिस टॉपिक पर आप PhD कर रहे हो। मेरा जो टॉपिक था वो था एडवांस सिंथेसिस ऑफ इंपेरेटिव हेट्रोसाइक्लिक स्कैफोल्ड अंडर इकोकम्पैटिबल कंडीशन, मतलब मैंने ग्रीनर अप्रोच को लेते हुए, ठीक है, एडवांस मेथड को यूज में लेते हुए मैंने क्या बनाए थे, कुछ हेट्रोसाइक्लिक स्कैफोल्ड्स बनाए थे, ठीक है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बनाए थे। तो इस तरीके से मैंने किया था। अंडर इको कंपेटेबल कंडीशन का मतलब था कि मैंने कुछ सॉल्वेंट फ्री कंडीशन काम में ली थी, ठीक है। मैंने जो बनाए थे वो माइक्रोवेव में बनाए थे, मैंने उसको मतलब हीटिंग को मैंने कम काम में लिया, मैंने नॉन कन्वेंशनल मेथड को ज़्यादा काम में लिया था। इस तरीके से मेरा टॉपिक था। उसके अलावा जैसे आपका काम पूरा हो जाता है उसके बाद आप क्या करते हो, स्पाइरल थीसिस बनवाते हो। देखो थीसिस 2 होती हैं, एक तो होती है मेन थीसिस, लेकिन उससे पहले आपको सबमिट करानी होती है स्पाइरल थीसिस, ठीक है। कि आप जब आप सबमिशन कराने जा रहे हो तो आप कराते हो क्या, स्पाइरल थीसिस सबमिट कराते हो। स्पाइरल थीसिस में क्या करते हो आप, जनरली जो आपका काम है उसको आप चैप्टर में डिवाइड करते हो, जो आपने काम जितने भी काम किए हैं आपने, ठीक है, वो सीरीज बनती हैं, उस सीरीज में आप उसको डिवाइड करते हो। जैसे एक पार्ट होता है इंट्रोडक्शन का, इंट्रोडक्शन के बाद आप क्या करते हो, उसमें चैप्टर वगैरह बनाते हो, चैप्टर 1, 2, 3 इस तरीके से आप चलाते हो, ठीक है। 4-5 चैप्टर जनरली हर किसी के थीसिस में होते ही होते हैं, किसी के 7 होते हैं, किसी के 8 होते हैं, वो एक्स्ट्रा कितने भी हो लेकिन 4-5 तो सब रखते ही रखते हैं, क्लियर है। इस तरीके से चलता ही है। तो स्पाइरल थीसिस बनती है पहले तो, और वो चेक होती है आपके सुपरवाइजर के द्वारा, और वो सुपरवाइजर के चेक होने के बाद वो होती है, वो जाती है कहाँ पर, आपके अकाउंट सेक्शन में, और वो जो आपका जो जहाँ पर HOD बैठते हैं उनके पास जाती है वो, और वो उसको वेरीफाई करते हैं फिर कि भैया ये इनको आगे बढ़ने के लिए बोला जाए नहीं बोला जाए, और इनका प्री PhD वाइवा लिया जाए या नहीं लिया जाए। जैसे ही स्पाइरल थीसिस आपकी वेरीफाई हो जाती है, स्पाइरल थीसिस वेरीफाई होने के बाद आप क्या करते हो, प्री PhD वाइवा के लिए, प्री PhD वाइवा इसके लिए क्या हो जाते हो, आप एलिजिबल हो जाते हो, प्री PhD वाइवा, ठीक है। स्पाइरल थीसिस आपकी सबमिट हुई, उसके बाद आप क्या दोगे, प्री PhD वाइवा। प्री PhD वाइवा आपका अगर क्लियर हो जाता है, इसमें मतलब सब बैठते हैं, इसमें वाइस चांसलर भी बैठते हैं, इसमें HOD भी बैठते हैं, आपके डिपार्टमेंट के जितने मैक्सिमम लोग हैं वही बैठ सकते हैं इसमें, ठीक है। तो एक तरीके का डिपार्टमेंटल वाइवा होता है ये, ठीक, और यूनिवर्सिटी में ही होता है आपके ये, ठीक है। उसमें बाहर का कोई नहीं आता, एक्सटर्नल कोई नहीं आता इसमें, लेकिन आपके डिपार्टमेंट के लोग ही सारे बैठते हैं इसमें, सब बैठ सकते हैं इसमें, HOD बैठ सकते हैं। आप चाहो तो VC, मतलब वो डिपेंड करता है कि आपके HOD पर कि वो किन किन को बुलाना चाह रहे हैं वो, ठीक है, ये होता है।
प्री पीएचडी जैसे ही वाइवा आपका हुआ और आपने इसको प्रॉपर्ली डिफेंड किया, इसको डिफेंड करने के बाद आपको बोला जाएगा कि अब आप अपना फाइनल थीसिस सबमिशन करा सकते हो। आपको जैसे यहाँ से हरी झंडी मिलती है उसके बाद आप कराते हो फाइनल थीसिस सबमिट। ठीक है, तो मेरा यहाँ पर देखो JRF टू SRF तो हो गया था 2 साल में ही। ठीक है, मैं क्योंकि चूंकि मैंने ज्वाइन किया था यहाँ पर 21 जनवरी 21 जैन 2019 को मैंने ज्वाइन किया था। ठीक है, और यहाँ पर मेरी ये 21 जनवरी को ही मैंने 2021 को मैंने यहाँ पर SRF के लिए अप्लाई कर दिया था और मेरी SRF हो भी गई थी ये। ठीक है, यहाँ पर मेरा इंटरव्यू हुआ था, उसमें प्रॉपर्ली मेरा ये काम हो गया था। उसके बाद देखो यहाँ पर मैंने स्पाइरल थीसिस सबमिट कराई, मेरा प्री पीएचडी वाइवा हुआ, ये भी हो गया, दोनों काम हो गए। फिर जैसे ही मेरा ये टाइम आया फाइनल थीसिस का, ये मैंने कराया था मई 2023 में स्पाइरल थीसिस सबमिट। ठीक है, और उसके बाद मेरा प्री पीएचडी वाइवा जून के आसपास हुआ था ये, और फिर मैं फाइनल, मेरे को बोला गया कि अब आप फाइनल थीसिस सबमिट करा सकते हो, आपका काम ठीक है, प्रॉपर काम है आपका। उसके बाद फाइनल थीसिस जो मेरी फाइनल थीसिस है वो मैंने यहाँ पर अगस्त में जमा करा दी थी, लास्ट 2023 में। मतलब अगस्त 2023 से मेरा फाइनल काम, मतलब एक तरीके से बाइंड अप होना कंप्लीट होता है ना, कि आपने काम कर लिया, अब आप बाइंड अप कर रहे हो उसको पूरा तरीके से, आप कोई दिक्कत नहीं है, एडिशनली आप कुछ नहीं करना आपको। तो यहाँ पर मतलब अगस्त 2023 पे फिर मैंने फाइनल थीसिस बाइंड कराई, प्रॉपर काम जो था उसको प्रॉपर तरीके से एकदम, जो अपने फॉर्मेटिंग करने वाले होते हैं बड़े बड़े प्रिंटर्स, उनके पास जाके आप चाहो तो खुद भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन उनकी हेल्प लोगे तो आप थीसिस एक अच्छा रूप दे देगी। ठीक है, प्रॉपरली एक जो फॉन्ट वगैरह है, हर चीज़ है, तो वो अच्छे से हो जाएगी। तो फाइनल थीसिस थी, मैंने वो सबमिट करा दी थी यहाँ पर, मतलब बना दी थी अगस्त 2023 में, 9 अगस्त 2023 को फिर मैंने फाइनल सबमिशन करा दिया था। तो यहाँ पर मेरा एक तरीके से फाइनल सबमिशन हो गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, वो थीसिस की आपको 5-6 कॉपी बनानी पड़ती है। हर किसी यूनिवर्सिटी में 5 मांगते हैं, किसी में 6 मांगते हैं। यहाँ पर मैंने 5 कॉपी बनवाई थी उसकी, उस पूरी थीसिस की। ठीक है, उस थीसिस में 5 चैप्टर थे, उसके अलावा आप जो बनाते हो अपना और भी चीज़ें, इंट्रोडक्शन वगैरह करना चाहते हो, वो अपने आप पर डिपेंड करता है कि आप उसमें उसको किस किस भाग में बांटना चाहते हो आप उसको। ठीक है, तो ये हो गया। तो फाइनल सबमिशन जैसे ही हुआ मेरा इधर, उसके बाद वो थीसिस जाती है, एक तो आपके HOD के पास जाएगी, और बाहर के जो एक्सटर्नल होते हैं जहाँ पर वही भेजते हैं, HOD भेजते हैं इसको। ठीक है, वो थीसिस अलग अलग यूनिवर्सिटी में जाती है, और वहाँ से वो एक्सटर्नल जो होते हैं उस थीसिस को वेरीफाई, मतलब चेक करते हैं पूरा, और वेरीफाई करते हैं। उसके बाद वो बोलते हैं कि हाँ, अब इनका हम फाइनल वाइवा लेने के लिए इस दिनांक को आएंगे। तो वो क्या करते हैं, बाहर के एक्सटर्नल होते हैं, वो फाइनल डेट जो होती है फाइनल PhD वाइवा की, तो वो डेट फिक्स करते हैं, और तब अपना क्या होता है, फाइनल वाइवा। अब देखो अगस्त 2023 में तो मैंने क्या किया था, फाइनल सबमिशन किया था, थीसिस सबमिट करा दी, और मेरा जो फाइनल वाइवा हुआ था वो हुआ था 13 जनवरी 2024 को। कब हुआ था, 13 जनवरी 2024। भैया 13 जनवरी 2024 को मेरा क्या हुआ था, फाइनल वाइवा। क्लियर। और इसके बाद जैसे ये हुआ, तब जाके ये कहते हैं कि हाँ, अब आपकी PhD क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है, अब आपको केवल डिग्री मिलना बाकी है। ठीक है, तो इस तरीके से मेरी PhD हुई थी कंप्लीट तरीके से। और यहाँ पर मैंने, जैसे आपका फाइनल वाइवा होता है, फाइनल वाइवा होने के बाद आपको कुछ सर्टिफिकेट और मिलते हैं, जैसे कोई यूनिवर्सिटी अलग अलग सर्टिफिकेट देते हैं। ये एक तो प्रोविजनल डिग्री आपको 5-7 दिन बाद ही मिल जाती है, लेकिन आपको कुछ दिनों बाद ही आपको जो सर्टिफिकेट मिलते हैं, 5 पॉइंट सर्टिफिकेट होता है, और एक मिलता है नोटिफिकेशन। एक क्या मिलता है, नोटिफिकेशन जिस दिन आपको मिलेगा, आप चाहो तो उस नोटिफिकेशन की हेल्प से जो न्यूज़पेपर हैं, उन न्यूज़पेपर के ऑफिस में जाकर आप अपना नाम दर्ज करा सकते हैं, और अपने लिए जो न्यूज़ है वो निकलवा सकते हैं। ठीक है, कि मैंने जो PhD है इस यूनिवर्सिटी से करी है, इन गाइड के अंडर में करी है, और इस टॉपिक पर करी है, तो वो आपका काम फ्री में कर देंगे। ये आपको वहाँ पर कोई भी अटक लेने की जरूरत नहीं है, कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। क्लियर है। तो जिस दिन आपका फाइनल वाइवा होता है, फाइनल वाइवा के दिन वो जारी होता है नोटिफिकेशन, उस नोटिफिकेशन को लेकर आप किसी भी न्यूज़पेपर के ऑफिस में जा सकते हो, और वहाँ से अपना एक न्यूज़ निकलवा सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो ये भी यूनिवर्सिटी हेल्प कर देती है इस काम में। इसके अलावा 5 पॉइंट सर्टिफिकेट होते हैं, वो आपको मिल जाते हैं, एक प्रोविजनल डिग्री आपको मिल जाती है। इसके अलावा अगर 1-2 सर्टिफिकेट आपका कोर्स वर्क सर्टिफिकेट बचा हुआ होता है तो वो आपको मिल जाता है, 1-2 सर्टिफिकेट और होते हैं वो भी मिल जाते हैं आपको। और फाइनल डिग्री जब कॉन्वोकेशन होता है, दीक्षांत समारोह उस यूनिवर्सिटी का, तो आपको मिल जाता है। क्योंकि यहाँ पर क्या था कि JNU का जो दीक्षांत समारोह था वो था 10 फरवरी 2024 को, मतलब रिसेंटली था, अभी आज से 4-5 महीने पहले ही। ठीक है, तो वो दीक्षांत समारोह में फिर मेरे को डिग्री भी मिल गई यहीं पर ही। तो ये भी अच्छा हुआ मेरे साथ कि जैसे मेरा फाइनल वाइवा होता है, प्रोविजनल डिग्री और मेन डिग्री एक साथ मिल गई, तो सारा काम मेरा प्रॉपरली हो गया था यहाँ पर। तो इस तरीके से जनवरी 2019 से लेकर, हाँ जी, जनवरी 2024, 13 जनवरी 2024, मतलब यहाँ तक लगभग पूरे 5 साल हुए। 5 साल में मैंने ये PhD कंप्लीट करी थी। इस तरीके से हुआ। तो वापस देख लो, एग्जाम हुआ, इंटरव्यू हुआ, उसके बाद फिर मैंने कोर्स वर्क कंप्लीट करा। कोर्स वर्क के बाद 2 साल जैसे हुए, फिर मैंने JRF टू SRF में उसको कराया कन्वर्ट। वो कन्वर्ट कराया मैंने, कन्वर्ट कराने के बाद फिर
उसके बाद मैंने स्पायरल थीसिस का सबमिशन कराया, फिर उसके बाद प्री पीएचडी वाइवा होता है, उसके बाद फाइनल थीसिस सबमिशन होती है, उसके बाद फाइनल पीएचडी वाइवा होता है, उसके बाद फाइनल आपका क्या होता है, इंटरव्यू हो गया एक तरीके से फाइनल वाइवा, आपको डिग्री प्रोविजनल डिग्री वगैरह मिल जाती है, और जब भी कॉन्वोकेशन होगा तब आपको फाइनल डिग्री मिल जाएगी। इस तरीके से ये मेरा पूरा पीएचडी का सफर था। ठीक है, तो मैंने पीएचडी के बारे में आपको बता दिया। अब मैं आपको पीएचडी के रिगार्डिंग कुछ एक दो वीडियो और लेकर आऊँगा मैं, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, क्योंकि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ अभी इस टाइम पर, ठीक है, और मेरी पीएचडी भी हो गई थी, तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पीएचडी और नॉन पीएचडी कैंडिडेट में क्या फ़र्क रहता है। मतलब एक कैंडिडेट है वो आरपीएससी या किसी पीएससी के थ्रू असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए, अब असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के बाद एक तो है पीएचडी कैंडिडेट, एक है नॉन पीएचडी, तो उनको कितना बेनिफिट मिलेगा, पीएचडी वाले को ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा या नॉन पीएचडी को। तो मैं आपको बता दूं पीएचडी वाला तो हमेशा फ़ायदे में ही रहेगा। असिस्टेंट प्रोफेसर ही एक ऐसी जॉब है जहां पर एक पीएचडी कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा फायदा मिलता है पीएचडी का, नॉन पीएचडी को नहीं मिलता, क्योंकि उसके आगे के जो प्रमोशंस होते हैं वो कभी, अगर किसी के पास पीएचडी नहीं है और असिस्टेंट प्रोफेसर है तो वो लाइफ टाइम असिस्टेंट प्रोफेसर ही रहेगा जब तक वो पीएचडी ना करे। वो एसोसिएट भी प्रोफेसर नहीं बन सकता, वो प्रोफेसर नहीं बन सकता, मतलब उसके सारे प्रमोशन वहीं रुक गए। ठीक है, मतलब प्रमोशन में कोई फायदा नहीं है उनको। लेकिन अगर किसी के पास पीएचडी है तो उसको सारे प्रमोशन मिलते रहेंगे, सारे पे स्केल मिलते रहेंगे, ग्रेड पे मिलती रहेगी, उसको कहीं कोई समस्या नहीं आने वाली। ये फायदा होता है पीएचडी और नॉन पीएचडी कैंडिडेट का। इस पर मैं एक प्रॉपर वीडियो लेकर आऊंगा, उसमें मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से एक बार इसके बारे में। ठीक है, और जो प्रमोशन लगते हैं एक असिस्टेंट प्रोफेसर के वो किस तरीके से लगते हैं इस पर भी मैं बात करूंगा। क्लियर है, तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।